बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Welcome to Leeds Science Academy Gojra. Now we will discuss third source of organic compounds because we have learnt in previous lectures one is coal and the second one is natural gas. So today inshallah we will learn about पेट्रोलियम. तो हमारे पास थर्ड सोर्स कौन सा बेटा? पेट्रोलियम. यानी कि हमारा क्वेश्चन था सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसमें से तीसरा सोर्स है हमारे पास पेट्रोलियम. पेट्रोलियम देखिए बेटा, थोड़ा सा इसे हम लोग इलेबोरेट कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो. जितने भी मैमल्स, स्पेशली एनिमल जिन्हें हम कहते हैं, जब वो डेड हो जाते हैं तो स्पेशली जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं तो उनमें इन तमाम जानदारों को ज़मीन के अंदर ब्रीड कर दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है. ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस ईयर रिक्वायर्ड होते हैं कि इनके ऊपर मिट्टी की तह 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 इकट्ठी होते होते चट्टान की शक्ल इख्तियार कर जाती है. और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमारे पास केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं. ये जो केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं ये नहायत ही स्लो प्रोसेस होते हैं. लेकिन सर इस केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस के नतीजे में जो बॉडी होती है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है. जब वो डिकम्पोज होती है तो वो अपने इनिशियल कॉन्स्टिट्यूट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है. तो इस तरह हमारे पास एक नहायत ही थिक ब्लैकिश लिक्विड हासिल होता है जिसे हम लोग क्रूड ऑयल का नाम देते हैं. किसका नाम देते हैं बेटा? क्रूड ऑयल. तो पहले सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं कि क्रूड ऑयल क्या है, फिर हम पेट्रोलियम की डेफिनेशन वहाँ से डिफ़ाइन करेंगे. क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल. तो सर क्रूड ऑयल क्या है कि इट इज़ formed by slow chemical and biochemical decomposition of organic matter present between sedimentary rocks. ठीक है जी. तो सर हमारे पास जो ऑर्गेनिक मैटर, जो जानदार इन रॉक्स के अंदर दफन होते हैं, इन रॉक्स के अंदर मौजूद हैं, उनके ऊपर स्लो केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस के नतीजे में डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है. तो सर जिस वक़्त आप इस डीकम्पोज्ड मटेरियल को इस रॉक्स में से बाहर निकालोगे तो ये आपको एक थिक लिक्विड की शक्ल में हासिल होता है. When it is extracted, it appears like a thick blackish liquid called क्रूड ऑयल. तो हम इस ब्लैकिश थिक लिक्विड को क्या कहते हैं बेटा? क्रूड ऑयल कहते हैं. बेसिकली हम इसे यूं भी डिफाइन कर लेते हैं कि सर इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड. तो सर जो ज़मीन के अंदर हमारे पास क्रूड ऑयल पाया जाता है हम उसे नाम दे देते हैं, जो हमारे पास पेट्रोलियम पाया जाता है उसे हम नाम दे देते हैं क्रूड ऑयल. अब बेटा होता क्या है कि जो क्रूड ऑयल है ये अंडर द सरफेस होता है, अंडर द अर्थ होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे डायग्राम एक रफ सी बना दूँ. ये आपके पास एक पहाड़ है या कह लो रॉक्स है. तो यहाँ पे आपके पास चैनल है ऑयल का. अब हम क्या करते हैं
कि यहां से बेटा ड्रिलिंग करने, यानी कि ड्रिलिंग करना शुरू कर देते हैं। एक इसी तरह दूसरी साइड पे भी, यानी कि दो तरफ में ड्रिलिंग की जाती है। यहां से हम लोग सोप मिला वाटर ऐड करते हैं, जिसे माइसल्स का नाम दिया जाता है। माइसल्स, ऐसा पानी जिसके अंदर सोप मिक्स किया होता है, सिंपल वर्ड में कह लो तो सर माइसल्स हम ऐड करते हैं। अब अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में ही आपने पढ़ा था कि सर जो सोप होती है ना, इसके दो एंड होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक एंड और दूसरा हाइड्रोफिलिक एंड। यानी कि ये जो एंड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है और ये जो एंड है ये आपके पास हाइड्रोफोबिक होता है और ये एंड क्या है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक वो है जो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और हाइड्रोफोबिक वो होता है जो वाटर को रिपेल करते हैं। तो सर इस माइसल के अंदर ये सोप मौजूद है, लिहाजा इसके अंदर वाटर भी मौजूद है और इसके अंदर ये दोनों कंपोनेंट्स भी मौजूद है। जब हम इस माइसल्स को इसके अंदर से फिल करते हैं तो बेटा चूंकि ये ऑर्गेनिक मैटर है तो ये इस हाइड्रोफोबिक एंड के साथ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस डेवलप कर लेता है। तो बहुत ज़्यादा मिकदार में जब आप फिलिंग करोगे तो बेटा ये जो आपके पास नीचे चैनल है क्रूड ऑयल के, इनका लेवल अप हो जाता है, यानी कि ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, पंपिंग के ज़रिए पंपिंग इनको बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह हम क्रूड ऑयल को सेडिमेंट्री रॉक से बाहर निकालते हैं। जब आप सेडिमेंट्री रॉक से बाहर निकालोगे तो बेटा आप देखेंगे कि इस क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सी इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, यानी कि अनवांटेड मटेरियल्स मौजूद हैं और उसके साथ साथ आपने खुद भी माइसल्स ऐड कर दिया, लिहाजा क्रूड ऑयल और ज़्यादा आपका जो है वह इम्प्योर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस क्रूड ऑयल में से इस माइसल्स को यानी कि सोप को बाहर निकालेंगे, इसके अंदर जितनी इम्प्योरिटीज हैं उनको बाहर निकालेंगे और इस इम्प्योरिटीज और अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकालने के अमल को रिफाइनिंग का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, रिफाइनिंग। तो यहाँ पे एक और आपके पास डेफिनेशन आ गई कि सर रिफाइनिंग क्या होता है। रिफाइनिंग, तो सर रिफाइनिंग क्या है, removal of impurities or unwanted matter from a substance is called refining। तो इस तरह हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं। जब आप क्रूड ऑयल को रिफाइन कर लेते हो तो वो हाईली रिफाइंड फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल क्या कहलाती है, पेट्रोलियम। समझ आ गई बात की, यानी कि सर क्रूड ऑयल को निकाल के आप उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ वगैरह को अलहदा कर दोगे और हमारे पास जो बाकी चीज़ बचेगी उसे क्या कह देंगे, पेट्रोलियम। तो सर पेट्रोलियम की फिर हमारे पास डेफिनेशन क्या आ जाएगी कि सर अ मिनरल्स इन हाईली रिफाइंड फॉर्म, अ mineral in a highly refined form is called पेट्रोलियम। तो सर क्रूड ऑयल को जब आपने हाईली रिफाइन कर लिया तो आपके पास क्या बन गया, पेट्रोलियम बन गया। अब बेटा ये जो आपके पास पेट्रोलियम है इसके अंदर बहुत से कंपाउंड मौजूद हैं। हम उन कंपाउंड्स को अलहदा करते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए और उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कहा जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम पहले फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं कि सर डिफाइन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है कि आपके पास कोई मिक्सचर हो लिक्विड का, आप उसे बॉयल करना शुरू कर दो,
तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे अलहदा होना शुरू हो जाते हैं। तो डेफिनेशन आ जाएगी द प्रोसेस इन विच components of mixture are separated। सर कैसे? on the basis of their boiling point। तो सर अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वो अलहदा होते हैं। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इट मीन्स पेट्रोलियम इज अंडरगो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम पेट्रोलियम को क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अमल से गुजारेंगे, जिसके बाद हमारे पास बहुत सी फ्रैक्शंस हासिल होंगी, जिनको हम लोग वन बाई वन एक्सप्लेन कर लेते हैं कि सर वो कौन कौन सी फ्रैक्शंस होंगी। इन्हें रेज कर दो बेटा, चले, क्योंकि ये पे आपने लिख लिया होगा। तो वो फ्रैक्शंस कौन कौन सी हैं कि सर आफ्टर या ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विच फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम आर प्रोड्यूस। The fractions produced after fractional distillation। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन भी लिख लें, which fractions obtained from petroleum। सर पेट्रोलियम से कौन कौन सी फ्रैक्शंस आपको हासिल होती हैं? तो देखिए बेटा, सबसे पहले थोड़ी सी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहली फ्रैक्शन, जब आप पेट्रोलियम को गर्म करोगे तो आपके पास सबसे पहली फ्रैक्शन, मसलन ये आपके पास प्लांट लगा हुआ है, ठीक है जी। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका पेट्रोलियम है, और यानी कि क्रूड ऑयल कह लो या पेट्रोलियम, इसे हम लोग हीट अप करेंगे और मैक्सिमम कहाँ तक लेके जाएंगे? 400 डिग्री तक इसे गर्म करते जाएंगे। जब आप गर्म करते जाओगे तो सबसे ऊपर जो आपको फ्रैक्शन मिलेगी यहाँ पे, वो होगा नेचुरल गैस। कौन सी बेटा? नेचुरल गैस। इस नेचुरल गैस के अंदर हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? सर पहले तो वो कंपाउंड होंगे जिनके अंदर कार्बन की तादाद 1 से लेके कार्बन की तादाद 4 तक हो सकती है। मसलन सर इसके अंदर मीथेन हो सकता है, इसके अंदर इथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है और ब्यूटेन हो सकता है। और आपको याद होगा कि नेचुरल गैस को हम लोग बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं बेटा? फ्यूल के तौर पर। आप सर कितने टेम्परेचर तक? तकरीबन ये आपको लेस देन 20 डिग्री तक हासिल होगा। कितने तक बेटा? लेस देन 20। फिर मज़ीद हीटअप करेंगे, 20 से जो ही टेम्परेचर आपका तजावज़ करेगा तो आपको एक नई फ्रैक्शन हासिल होना शुरू हो जाएगी, यानी कि सर 20 से लेके 60 डिग्री तक आपको एक नई फ्रैक्शन मिलेगी। और उस फ्रैक्शन के अंदर कार्बन की तादाद 5 से लेके 6 तक होगी। कितनी होगी बेटा? 5 से लेके 6 तक। और इसका नाम हम रखते हैं पेट्रोलियम ईथर। क्या नाम रखते हैं बेटा? पेट्रोलियम ईथर। इसके अंदर कार्बन की तादाद हमारे पास 5 से लेके कार्बन 6 तक हो सकती है, यानी कि सर इसके अंदर पेंटेन और हेप्टेन हो सकता है। इसे हम लोग बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? सॉल्वेंट। इसी तरह आप इसे मज़ीद जब हीटअप करोगे तो हमें एक नई फ्रैक्शन मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप इसे हीटअप करते हो 60 डिग्री टू 100 डिग्री, तो आपके पास जो नई फ्रैक्शन हासिल होगी उसे नाम दिया जाएगा नेफ्था। नेफ्था। इसे लिग्रॉइन भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या बेटा? लिग्रॉइन। लिग्रॉइन। इसके अंदर कार्बन की तादाद हमारे पास कार्बन 6 टू कार्बन 7 हो सकती है, यानी कि हेक्सेन और हेप्टेन। इसे भी हम लोग बतौर फ्यूल
और सॉल्वेंट दोनों के तौर पे इसे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सॉल्वेंट के तौर पे और फ्यूल यानी कि चीज़ों को बर्न करने के। फर्दर आप हीटअप करते जाएं तो आपके पास बेटा इसी तरह फ्रैक्शन अलहदा होती जाएंगी, लेकिन हमारे पास है एक और फ्रैक्शन, मैं इस तरफ लिख देता हूं इसे कि सर अगर आप इसे हीटअप करें 40 डिग्री से लेके तकरीबन हमारे पास 140 डिग्री तक हमारे पास तकरीबन, तो ये हमारे पास जी नेक्स्ट जो फ्रैक्शन आएगी वो आएगी गैसोलीन। गैसोलीन बेसिकली हम लोग जिसे पेट्रोल का नाम देते हैं, ये हमारे पास इसके अंदर कार्बन की तादाद वैसे तो कार्बन 4 से लेके कार्बन 13 तक हो सकती है, लेकिन बेटा अगर कार्बन की तादाद 4 से लेके 13 तक है तो ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ गैसोलीन नहीं है। ये आपके पास कह लो कि ऐसा पेट्रोल है जो आपके इंजन की एफिशिएंसी कम कर देता है। लिहाजा हम बेहतरीन गैसोलीन किसे कहते हैं, जिसके अंदर कार्बन की तादाद 6 से लेके कार्बन 8 तक हो। इसी तरह हम मजीद इसे हीटअप करते जाएंगे बेटा, आपके पास नेक्स्ट जो फ्रैक्शन हासिल होगी वो होगा कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल, तो सर ये कैरोसिन ऑयल जिसे आप मिट्टी का तेल कहते हैं, इसे भी हम लोग बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कैरोसिन ऑयल के बाद जो आपको फ्रैक्शन हासिल होगी वो होगा डीजल, जिसे आप गैस ऑयल का नाम देते हैं। इससे बेटा आप हीटअप करते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, मुख्तलिफ टेम्परेचर पे आपको मुख्तलिफ फ्रैक्शंस हासिल होंगी। ये जो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस हासिल होंगी एट द एंड आप देखेंगे कि फ्रैक्शन आपके पास कम मिकदार में है लेकिन आपका खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो हम फिर वहाँ पे इसे लेफ्ट कर देते हैं कि बाकी मटेरियल में से हम चीज़ों को सेपरेट आउट नहीं करते। एट द एंड जो चीज़ आपके पास बचेगी जिसे हम रेजिड्यू का नाम देंगे, रेजिड्यू, इसे हम लोग एस्फाल्ट का नाम देते। क्या नाम देते बेटा? एस्फाल्ट, जिसे आप लोग आम जबान में लुक का नाम देते हो, जो सड़कों की पेविंग के लिए, छतों की रूफिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी कि द रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड एस्फाल्ट। और यही चीज़ अगर आपको कोयले में से लेफ्ट बिहाइंड मिले उसे हम लोग पिच का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास जी इसके मुख्तलिफ फ्रैक्शंस हैं, आपकी बुक के अंदर इनकी डिटेल लिखी हुई है। और याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है, आपको क्वेश्चन आता है राइट डाउन एनी 4 फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो आपको 4 या 3 लिखनी होती हैं। आपको उनके मेल्टिंग पॉइंट का पता होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट का पता होना चाहिए, यूजेज का पता होना चाहिए और उसकी कंपोजिशन का पता होना चाहिए। और याद रखिए कि किसी भी फ्रैक्शन के अंदर एक कंपाउंड नहीं है, मोर देन 1 कंपाउंड है। इसका मतलब ईच फ्रैक्शन कंटेन मोर देन 1 कंपाउंड। तो ये आपके पास एक प्योर सबस्टांस नहीं है बल्कि ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स का मिक्सचर है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सर पाकिस्तान के अंदर इसका क्या स्कोप है कि हम फ्रैक्शनली डिस्टिलाइज कर सकते हैं, हम फ्रैक्शंस को सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास बेटा देयर आर 4 ऑयल रिफाइनरीज नाउअडेज, 4 ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान। सर पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4 ऑयल रिफाइनरी हैं, जिनमें से सबसे बेहतरीन जो है वो हमारे पास पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है। पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, ये जो पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है ये आपके पास महमूद कोट मुल्तान यानी कि, तो ये मुल्तान के अंदर है। इसकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो राउंड अबाउट हमारे पास 4.30 मिलियन टन, यानी कि सालाना जो है ये 4.30 मिलियन टन ऑयल रिफाइन करती है। दूसरी हमारे पास है अटक ऑयल रिफाइनरी, अटक ऑयल रिफाइनरी, अटक ऑयल रिफाइनरी। सर यहाँ कहाँ पे लोकेटेड है? एट मोरगा नियर रावलपिंडी। इसकी जो सालाना रिफाइनिंग कैपेसिटी है राउंड अबाउट 1.25 मिलियन टन है। इसके अलावा आजकल जो ज़्यादा हमारे पास दूसरी ऑयल रिफाइनरी है उसके अंदर है पाकिस्तान लिमिटेड
और नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड है। इन दोनों की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 2.13 मिलियन टन है। तो इस तरह बेटा ये 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं। आपको ये भी आ सकता है कि सर हाउ मैनी ऑयल रिफाइनरीज आर लोकेटेड इन पाकिस्तान, तो ये हमारे पास कितनी है, 4 हैं। तो इनकी कैपेसिटी कितनी कितनी है ये भी आपको याद रखनी है, ये एमसीक्यूज के हवाले से। तो यहाँ तक बेटा आपका जो क्वेश्चन है वो मुकम्मल हुआ। इसमें यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आपको रिटन फॉर्म में उसका प्रॉपर आंसर है मिल जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक कल इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।